नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जेल से संदेश, बेहतर होगा देश। गठबंधन की रैली में सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सीएम केजरीवाल का संदेश लेकर आई और उन्होंने इस संदेश को पढ़ा। सुनीता ने सीएम का संदेश पढ़ते हुए बताया कि केजरीवाल ने देश को 6 गारंटी दी हैं। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आपके केजरीवाल शेर हैं, वे सच्चे देशभक्त इंसान हैं। केजरीवाल देश के लिए लड़ रहे हैं। केजरीवाल का संदेश पढ़ते हुए सुनीता ने बताया कि केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि आज भारत मां काफी दुख में है। जब सही इलाज नहीं मिलता है, उनके बच्चों को भोजन नहीं मिलता है, अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, तो भारत मां को दुख होता है। आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं जहां हर इंसान को भरपेट खाना मिलेगा, सभी को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा और कोई गरीब भी नहीं होगा, कोई अनपढ़ भी नहीं होगा, सभी को अच्छा इलाज भी मिलेगा। 140 करोड़ लोगों से आह्वान करता हूं कि यदि इंडिया गठबंधन को मौका मिलता है तो ऐसा भारत बनाएंगे हम। तो आज इंडी गठबंधन की रैली दिल्ली में आयोजित हुई। इस महारैली में आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद रहे, साथ में कांग्रेस और अन्य दलों के नेता भी इस रैली में मौजूद रहे। इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जेल से भेजे गए केजरीवाल के संदेश को जनता के बीच में इस संदेश को पढ़ा और उन्होंने केजरीवाल की भावनाएं जनता के सामने रखी। तो ये 6 गारंटी है। पूरे देश में 24 घंटे बिजली दी जाएगी अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है। दूसरी बड़ी गारंटी है, पूरे देश में गरीबों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल की तीसरी गारंटी, हर गांव मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे। लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। तो आप प्रवक्ता सुरेंद्र राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि केजरीवाल की 6 गारंटी जो केजरीवाल ने अपनी 6 गारंटी जो दी हैं, जनता के सामने रखी, उन गारंटियों के बारे में जानेंगे। पहला तो मैं बता दूं कि जो गारंटी शब्द है, राजनीति में सबसे पहली बार हिंदुस्तान में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस शब्द का प्रयोग किया था। जी सुरेंद्र जी, हमारी जो गारंटी अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं, आपने दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली में पार्टी ने जो वायदे किए सारे पूरे किए हैं। 2 स्टेटों में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की, दिल्ली और पंजाब में, दोनों स्टेटों में हमने बिजली फ्री की हुई है। एजुकेशन पे हमारी सरकार बहुत ही बेहतरीन काम किया है। हेल्थ के ऊपर हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बान की मून हिंदुस्तान आए थे, वो हमारे मोहल्ला क्लिनिक का विजिट करके गए। सुरेंद्र जी, अहम सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी गारंटी कैसे किस तरीके से गारंटी दे सकती है? राज्य में तो गारंटी दे सकती है, देश के ये चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती भी है तो अरविंद केजरीवाल की गारंटियां कैसे लागू होंगी? उसमें आम आदमी पार्टी के अलावा कई अन्य गठबंधन हैं, उनकी अपनी अपनी गारंटियां हैं, सबकी गारंटियां क्या संभव हो पाएंगी? बिल्कुल संभव हो पाएंगी जी। जब अगर गठबंधन में रहेंगे तो जब ये बिजली दिल्ली में फ्री दी जा सकती है और उसके बाद दिल्ली का बजट प्रॉफिट का है, पंजाब में बिजली फ्री दी जा सकती है, पंजाब स्वास्थ्य सेवाएं फ्री दी जा सकती हैं, तो पूरे देश में क्यों नहीं? ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है और हमारी पॉलिसी है। ये मोदी की गारंटी नहीं है कि 400 450 का सिलेंडर बोल के आप सिलेंडर कितने का दे रहे हैं। इन्होंने 15 लाख की गारंटी दी थी, इन्होंने राजस्थान में 450 का सिलेंडर बोला था। सुरेंद्र जी, निश्चित रूप से सुरेंद्र जी, दिल्ली का जो मामला है, रेवेन्यू आप दिल्ली का देख लीजिए, दिल्ली का अलग मामला है। हालांकि पंजाब बड़े कर्जे में चल रहा है पंजाब। ऐसे में पूरे देश में इस तरीके की लोक लुभावन योजनाएं हैं जो सब फ्री में अगर देने की बात होगी तो देश का रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा? मैं आपको वही बताऊंगा ना कि रेवेन्यू के मामले में आप देख लीजिए, जब हमने दिल्ली में सत्ता संभाली आम आदमी पार्टी में तो रेवेन्यू मात्र 30,000 करोड़ था। आज के दिन रेवेन्यू जो है
75,000 करोड़ पार कर गया है। तो इतना कुछ फ्री देने के बाद मेन मुद्दा है कि भ्रष्टाचार पर केजरीवाल ने लगाम लगाई है। जो पैसा भ्रष्टाचारी के द्वारा नेताओं की जेब में जाता था, उस पैसे को रोक लगाई है और सरकार के खजाने में वो पैसा गया है। वो आपके सामने रिकॉर्ड है, सीएजी की रिपोर्ट देख लीजिए। पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली की सरकार प्रॉफिट में है, बाकी सारी सरकार घाटे में चल रही है। लेकिन सुरेंद्र जी, अभी तो केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के आरोप में ही अंदर गए हैं। सर, आरोप आपने देख लिया, जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, वो 4 आरोप लगाए हैं कि वो आदमी उसको मिला था। अब मुख्यमंत्री को कोई भी मिल सकता है। कल आपने देखा होगा केजरीवाल जी ने परसों कोर्ट के अंदर पेश किया, अपना तथ्य पेश किया कि जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, उन आरोपों पर तो जेब कतरे पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है कि एक ही नेता है जो उसके खिलाफ बोल रहा है, उसको पकड़ के धक्के से जेल में ठोक दिया है। आप जनता के बीच में जाइए, जनता में कितना रोष है। निश्चित रूप से सुरेंद्र जी, मैं उम्मीद करता हूं और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए कि जनता आपकी आवाज सुने और जैसा आप उम्मीद करते हैं जनता से, वैसा जनता आपको रिजल्ट दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो आपको बता दें कि केजरीवाल ने दिल्ली में महारैली के माध्यम से 6 गारंटी दी हैं। जेल से उन्होंने एक मैसेज भेजा, जिसको उन्होंने जिस गारंटियों को उनकी पत्नी ने जनता के बीच साझा किया है। अब बात करते हैं स्वामी का ऐलान, कुशीनगर में संग्राम। दरअसल पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनके सहयोगी एसएन चौहान देवरिया से चुनाव लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है कि इंडिया गठबंधन का रुख देखने के बाद अन्य सीटों पर भी वह उम्मीदवार उतारेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने फरवरी माह में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी का संगठन भी तैयार किया है। अब देखने वाली बात होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में किन किन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं। कई बार उन्होंने गठबंधन का जिक्र किया है, लेकिन अभी तक किसी पार्टी से उनका गठबंधन नहीं हुआ है और कई बार उन्होंने कहा भी है कि इंडी गठबंधन के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक उनका गठबंधन नहीं हुआ है और यह भी तय नहीं हुआ है कि उनको कोई सीट गठबंधन की तरफ से मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देवरिया सीट से एसएन चौहान चुनाव लड़ेंगे, जबकि कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने की संभावना है। बताया जा रहा है कि वो स्थितियों को भांप रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको देख रहे हैं और उनको देखते हुए बताया जा रहा है कि अन्य कई सीटों पर भी वो प्रत्याशी उतार सकते हैं। और हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे यहां का समीकरण। कौशलेंद्र, स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से लड़ रहे हैं, जबकि एसएन चौहान देवरिया सीट से लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों को देखते हुए अपने जो उम्मीदवार हैं वो उतार रहे हैं और आगे अन्य उम्मीदवार भी उतार सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, जब से समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हुए हैं, उसके बाद इन्होंने एक नए दल का अपने गठन किया, जिसका जो है कार्यक्रम दिल्ली में किया। उसके बाद जो है इन्होंने खुद चुनाव लड़ने के, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी से विधान परिषद के सदस्य थे, लेकिन इन्होंने जो है उस पद से भी इस्तीफा दे दिया और एमएलसी पद से भी जो इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये अपने दल की तरफ जो है ध्यान दिया और अब देखिए इन्होंने आज घोषणा की, कुशीनगर से स्वयं और देवरिया से एसएन चौहान को इन्होंने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। हालांकि आपको बताएं कि इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ऑलरेडी अलायंस हो चुका है और वहां पे स्वामी प्रसाद मौर्य क्योंकि समाजवादी पार्टी से नाराज होकर ही बाहर हुए थे, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन इनकी जगह नहीं है। प्रेशर पॉलिटिक्स जैसे की जाती है उसी तरह से इन्होंने जो है इस प्रेशर ऑर्गेनाइज किया है कि कम से कम हम वहाँ प्रत्याशी उतारेंगे और हम स्वयं जब लड़ेंगे, हो सकता है कि इंडिया गठबंधन का दिमाग हमारी तरफ जाए और हो सकता है कि कोई हाथ फैलाए। लेकिन जो प्रेशर पॉलिटिक्स की बात है, चाहे आप देख लीजिए ओम प्रकाश राजभर भी जो है कई दिनों तक प्रेशर पॉलिटिक्स किए, लेकिन जब समय आया तभी जाके मंत्री बने। और वही स्वामी प्रसाद मौर्य की बात किया, चाहे पल्लवी पटेल की बात कर लीजिए कि जो अभी समाजवादी पार्टी में थी और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ी, विधायक बनी, उसके बाद वो प्रेशर पॉलिटिक्स की, लोकसभा चुनाव जो है अपनी सीट मांगने लगी, 3 लोकसभा सीटों चुनाव लड़ने की। तो उसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य अभी अब नया एक गेम शुरू कर दिए हैं। इसको जो है, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तो तमाम नेता हो, सब यही जाने के प्रेशर पॉलिटिक्स है, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स और इंडिया गठबंधन इनको साथ लेने की जो है
कोई भी उम्मीद नहीं रखा हुआ है। अब आगे क्या रणनीति होती है या स्वयं चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि कुशीनगर से एक बार पडरौना से एक बार विधायक भी हुए थे, याद होगा बहुजन समाज पार्टी में सरकार मंत्री भी रहे, लेकिन उसके बाद जो इनकी सीट रहे वो हमेशा, चाहे रायबरेली में भी चुनाव इनके परिवार से लड़ा, उसके बाद इनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी से बधाई से सांसद रही, लेकिन जो प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति थी वो कहीं न कहीं अब इनकी शुरू हो चुकी है। अब ये देखना होगा इंडिया गठबंधन इनको शामिल करता है या क्या करता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। निश्चित रूप से कौशलेंद्र, एक अहम सवाल और भी ये सामने है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, हालांकि वहां उनको कामयाबी नहीं मिली। फिर उन्होंने पार्टी छोड़कर अपना दल बनाया है और अब अपना दल बनाने के बाद वो प्रेशर पॉलिटिक्स एक बार फिर करते नजर आ रहे हैं। इस बार क्या उनको सफलता मिलती नजर आ रही है? क्या गठबंधन में उनको तवज्जो मिल पाएगा? प्रेशर पॉलिटिक्स अगर बात करें तो आपको बताएं कि देखिए, बदायूं से इनकी बेटी जो सांसद भारतीय जनता पार्टी से लगाए बैठे, हो सकता है समाजवादी पार्टी वहां टिकट दे। जब धर्मेंद्र यादव का टिकट बदला गया, इनको थोड़ी सी उम्मीद जगी, लेकिन देखिए वहां पे शिवपाल यादव का जो है टिकट समाजवादी पार्टी में कर दिया, क्योंकि जो 63 सीटों के जिनको लड़ाना है ऑलरेडी समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से और अपने नेताओं को वहां पे चुनाव लड़ा रही है, तो वहाँ इनकी प्रेशर नहीं चल पाया। उसके बाद अब देखिए लोकसभा खुद कुशीनगर से और देवर्जन 2 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो ये कहीं न कहीं जो क्रिएट करने का है कि अगर इंडिया गठबंधन ध्यान देता है, हो सकता है कि जो मीटिंग होगी उसमें जो है बातचीत कुछ निकल जाए। निश्चित रूप से कौशलेंद्र, ये प्रेशर पॉलिटिक्स देखनी होगी कि अब कितनी आगे कामयाब होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य को उम्मीदें हैं कि इंडिया गठबंधन में उनको जगह मिल सकती है। अब बात करेंगे एक और सूची जारी, फतेह की तैयारी। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। भाजपा ने 543 सदस्यीय लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 412 सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लोकसभा की 543 सीट के लिए 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में चुनाव होना है और मतगणना 4 जून को होगी। राजस्थान की भीलवाड़ा लोकसभा सीट से दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि दामोदर अग्रवाल काफी मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में ये चुनाव होंगे। प्रवेश शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, बीजेपी के एक और लिस्ट जारी हुई है। अब तक 543 जो लोकसभा सीटें हैं उनमें अधिकांश में बीजेपी ने अपनी सीट, अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और तैयारियां जोरों पर हैं। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, तैयारियां जोरों पर है। लोकसभा चुनाव करीब है और बीजेपी ने अपनी 8वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के प्रत्याशी को उतारा है। 3 उड़ीसा से हैं, पंजाब से 6 हैं, पश्चिम बंगाल से 2 हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, पिछली बार जो दिल्ली से सांसद थे हंसराज हंस, इस बार उनको दिल्ली से टिकट न देकर पंजाब के फरीदकोट से टिकट दिया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। को बता दूं, बीजेपी फूक कर कदम रख रही है, बड़ा सोच विचार करने के बाद जो है टिकटों को दे रही है। और कहीं ना कहीं पूरा जो चुनाव है या ये जो चुनाव की में शीर्ष नेतृत्व अहम भूमिका अदा कर रहा है। जी प्रवेश, जिस तरीके से बीजेपी ने अपने तमाम उम्मीदवारों के चुनावी क्षेत्रों में परिवर्तन किया है, ये बीजेपी की रणनीति है या कोई समीकरण है इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये एक रणनीति है, क्योंकि जिसको टिकट कहां से देना है उसमें एक बीजेपी पहले से ही एक आंतरिक सर्वे करवा लेती है, जनता से ये जान लेती है कि ये कैंडिडेट उनको पसंद है कि नहीं है। उसमें सीधे तौर पर मैं बता दूं, कई राय ली जाती है कि कैंडिडेट को उस क्षेत्र से देना चाहिए या बदल देना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं एक आंतरिक सर्वे होता है, जिसके बाद बीजेपी अपने सर्वे के आधार पर जो है कैंडिडेट का सीटों में बदलाव भी कर रही है और कई बार हम ये देख रहे हैं कि टिकट से भी नदारद कर रही है। जी हाँ, निश्चित रूप से प्रवेश, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी की एक और सूची जारी हुई है। 412 उम्मीदवारों की अब तक सूची जारी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की यह 9वीं सूची है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में मतदान होना है और सभी पार्टियां जहां जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं उम्मीदवारों
का भी सिलेक्शन कर रही हैं। तमाम रणनीतियां इसके पीछे हैं। कहीं समीकरण को देखते हुए प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं, कहीं अहम रणनीतियां सामने आ रही हैं। अब हम बात करेंगे आडवाणी का मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आडवाणी के आवास पर पहुंचकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी इस समय मौजूद थे। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने एक समारोह में पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत प्रदान किया है। तो ये भारत की विभूतियां हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। वहीं अस्वस्थ होने के चलते लालकृष्ण आडवाणी समारोह में नहीं पहुंच पाए थे, तो लालकृष्ण आडवाणी को उनके आवास पर पहुंचकर स्वयं राष्ट्रपति ने उनको भारत रत्न सम्मान से नवाजा है। प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, कई बीजेपी के बड़े नेता इस दौरान वहां मौजूद रहे। तो आडवाणी को घर जाकर भारत रत्न दिया गया है। आपको बता दें कि मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री भी इस क्षण के साक्षी बने। राष्ट्रपति ने स्वयं आडवाणी जी के आवास पर पहुंचकर उनको भारत रत्न से नवाजा। तो ये वो तस्वीरें हैं जब राष्ट्रपति ने आडवाणी जी के आवास पर जाकर उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। अस्वस्थ होने के चलते आडवाणी जी उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए थे और आज लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने आवास पर जाकर उनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया है। अब हम बात करेंगे मिशन खास ओवैसी का साथ। दरअसल यूपी में सपा के लिए अब एक नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। आपको बता दें, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में अपना दल कामेरावादी पार्टी की नेता और समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पल्लवी पटेल ने सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। अपना दल कामेरावादी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का साथ छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी के पीडीए के मुकाबले पल्लवी की पिछड़ा, दलित और मुस्लिम नेताओं को एक मंच पर लाने की अब कोशिश है। तो पल्लवी पटेल ने ओवैसी से हाथ मिलाया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि अब समीकरण किस तरफ जाते हैं। जिस तरीके से सपा ने पीडीए, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम का समीकरण बनाया था, उस पर ओवैसी और पल्लवी पटेल का समीकरण कितना हावी होगा, कितना सपा को पल्लवी पटेल और ओवैसी नुकसान पहुंचाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और उन्होंने इंडी गठबंधन का अब साथ छोड़ा है और एमआईएम चीफ ओवैसी से उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद उनसे गठबंधन किया है। और कौशलेंद्र उपाध्याय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, अगर बात की जाए ओवैसी की, तो ओवैसी को उत्तर प्रदेश में एक साथी मिल गया है। कामेरावादी पार्टी के अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने उनसे मुलाकात की और गठबंधन का ऐलान कर दिया है। इसका असर कितना आप देखते हैं और समाजवादी पार्टी पर खास तौर पर इसका कितना असर हो सकता है इस चुनाव में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि आज करीब 2 दिन पहले पल्लवी पटेल और ओवैसी की बात हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के चीफ हैं। उसके बाद आज लखनऊ में इन्होंने जो है सामूहिक रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो है इन्होंने एक नया नाम दिया है, अपने एक मोर्चा बनाया है जिसका नाम है पीडीएम, मतलब पिछड़ा, दलित और मुस्लिम।
न्याय मोर्चा। तो इस नाम से इन्होंने एक दल मोर्चा बनाया है और उसमें दो और भी जैसे छोटे दल हैं, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और उसके बाद जो है राष्ट्र एक उदय पार्टी करके हैं, दोनों के भी आए हुए थे। इन लोगों ने मिलकर एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा गया कि इसमें जो और भी लोग हैं, जो आप अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि पंकज प्रसाद मौर्य भी अभी हो सकता है कि इसमें शामिल हो जाए, ऐसा सूचना आ रही है जी। तो एक चीजें जो है सामने आई। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक मोर्चा बना रहे हैं और कुछ सीटों पे ये मोर्चा अपना प्रत्याशी उतारेगा और लोकसभा चुनाव में भागीदारी करेगा। और अरुण ओवैसी ने जो बात कही है उसको देखते हुए ये पूरा नजर आ रहा है कि जो विपक्ष की रणनीति है और जो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसके खिलाफत में है। लेकिन जो ये मोर्चा बनाया गया है, ये मोर्चा आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक नाम दिया था पीडीए का, तो ये हटा के उसमें एम जोड़ दिया गया है। अब ये जो है पीडीएम के नाम से मोर्चा चलेगा और इस मोर्चे के पर जो है प्रत्याशी उतारे जाएंगे। कौशलेंद्र, एक अहम सवाल है कि क्या दोनों की मजबूरियां थी? ओवैसी भी जमीन तलाश रहे हैं उत्तर प्रदेश में और कामेरावादी पार्टी की अगर बात की जाए उनको भी कोई सहयोगी मिलता नजर नहीं आ रहा है। इंडी गठबंधन ने उनको खास कोई तवज्जो नहीं दी। अब ये मजबूरी वाला गठबंधन बना है और इसके बाद अब पीडीए को कितना ये पीडीएम नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि पीडीए और पीडीएम का संदेश दोनों का एक ही है। जी बिल्कुल, देखिए नुकसान तो अगर बात किया जाए तो चुनाव आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन जो समाजवादी पार्टी से अलग हट के जो पीडीएम नाम दिया गया है उसका असर कहीं न कहीं विपक्ष पे पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत खुश भी है। आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लोग दबे मन से कह रहे हैं चलिए कम से कम तीसरा मोर्चा अगर आ गया है तो अब वो जो है उत्तर प्रदेश में जब प्रत्याशी उतारेंगे तो उसमें जो है विपक्ष का नुकसान होना तय माना जा रहा है। निश्चित रूप से कौशलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले चुनाव में पीडीएम पर पीडीए भारी रहता है या पीडीए पीडीएम पर हावी होता नजर आता है। आपको बता दें, अखिलेश ने भी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का समीकरण बनाया है, वैसे ही अब पीडीएम उसी तर्ज पर बनाया गया है। अब बात करेंगे भक्त खास सुगम दर्शन पास। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर में वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन से जुड़ी धोखाधड़ी से निपटने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने खास एक पहल की है। इनका इस्तेमाल खास लोग ही कर सकेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन से जुड़ी धोखाधड़ी से निपटने के लिए श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने खास पास पेश किए हैं। इनका इस्तेमाल खास लोग कर सकेंगे। सुगम दर्शन पास बनेगा 6 पालियों में, सुबह 7 से 9, 9 से 11, उसके बाद में 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 9। उसमें 20 ऑनलाइन बना के लिए रिजर्व है, ऑनलाइन लोग लेते हैं। बाकी जो बचा है उसमें 50 सुगम दर्शन पास है और 30 विशिष्ट दर्शन पास है, जो कि ट्रस्टियों के माध्यम से ही बनाया जाता है। ट्रस्ट ने बताया कि कई श्रद्धालुओं ने खास दर्शन के लिए ठगे जाने की शिकायत की थी। इस पर ट्रस्ट ने सोशल मीडिया के जरिए वीआईपी दर्शन के बारे में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की। ट्रस्ट ने कहा कि नई व्यवस्था प्रचलित वीआईपी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लागू की गई है। जहाँ पर लाखों लोग आ रहा है वहाँ पर 200-400 पास बना देने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब लोगों को संतुष्टि है कि मैं वीआईपी जो कल्चर फैल गया है, तो कोई अगर चिट्ठी लेकर के मंत्रियों की आ रहा है, सांसदों की आ रहा है, अन्य प्रदेशों के लोग महत्वपूर्ण व्यक्तियों की पत्र लेके आते हैं, तो उनको ऑनर करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। मंदिर के खास दर्शन चाहने वाले श्रद्धालुओं को रोजाना 600 पास दिए जाएंगे। तो हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।